हेलो डियर। मोस्ट वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। और अगर आप भी क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री चैप्टर आज का आज का इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का इतिहास अध्याय 2 चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जो कि 2027 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको भी अगर 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका भी सपना है हिस्ट्री सब्जेक्ट में 95% अंक लाने का तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को मैंने बहुत ही आसान और सरल भाषा में तैयार किया है ताकि आप लोगों को अलग से कुछ भी कॉन्सेप्ट को याद करने की जरूरत ना पड़े। इसी वीडियो में आपको सारी चीजें जो है याद हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और एक छोटी सी कमेंट जरूर करिएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए ही दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज का इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है राजा किसान और नगर, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर की परिचय में सबसे पहले बतला दूं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इतिहास में एक नए चरण के रूप में उभरा। इतिहास में करीब कह सकते हैं कि जब ये सभ्यताएं जो थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, तो आपने अगर चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग चैप्टर 1 को भी देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी 100% सही तरीके से हो जाए। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल भारतीय इतिहास में एक नए चरण के रूप में उभरा और जिसे सामान्यतः वैदिक काल कहा जाता है। इसी को कौन सी काल कहते हैं? तो इसे वैदिक काल कहा जाता है। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो नहीं पता तो आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा। मैं बतला दूं, हड़प्पा का खोज जो है ना सबसे पहले यानी कि दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, किसने? तो दयाराम साहनी ने। कब? तो 1921 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। तो इस समय में जो है यानी कि वैदिक काल कहा जाता है और इसी अवधि में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना कौन सी काल में? तो वैदिक काल में। वैदिक काल में वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, है ना। ऋग्वेद की रचना हुई जिसके माध्यम से उस समय के समाज, जीवन शैली और धार्मिक विचार की जानकारी हमें देखने को मिलती है। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से देखने को मिलती है, ऋग्वेद से पता चलता है। उस समय के समाज के बारे में, जीवन शैली के बारे में और धार्मिक विचार के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है ना। और क्या आपको पता है कि सबसे नया वेद कौन सा है ना? तो सबसे नया वेद की अगर बात करें तो सबसे नया वेद जो है ना वो अथर्ववेद है, याद रखेंगे। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे। इसके बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है और इसी दौर में शेष वेदों की रचना हुई। मतलब ऋग वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, लेकिन अगर बात करें कि बाकी और वेद जो है ना उसकी रचना कौन सी काल में हुई थी, तो इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है, जिसमें पहला कौन सा है? तो पहला ऋग्वेद, है ना। पहला कौन सा वेद है? तो पहला ऋग्वेद है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और उसके बाद हो जाएगा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो ये वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई और उत्तर वैदिक काल में बाकी और 3 जो वेद है उसकी रचना की गई थी। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि कब से कब, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल को माना जाता है। ठीक है, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को वैदिक काल कहा जाता है। तो बाकी शेष वेद की रचना कब हुई थी, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, यानी कि वैदिक काल में हुई थी। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। इस काल में राज सत्ता अधिक संगठित होने लगी और सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया और महिलाओं की स्थिति पहले जैसी फिर से जो है ना क्या तो सुदृढ़ नहीं रही। पहले जैसी जो है ना महिलाओं की स्थिति अब देखने को नहीं मिलने लगी थी और लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में बड़े धार्मिक दार्शनिक आंदोलन का उदय हुआ। इसी समय बौद्ध और जैन परंपराएं विकसित हुई और समाज में नई वैचारिक धारा यानी कि धाराएं उत्पन्न हुई, जिन्हें धार्मिक और नैतिक चिंतक को नई दिशा दी गई। तो क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बतला दो, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, इस कालखंड में भारत में 16 महाजनपद का विकास हुआ, जिनमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। तो मगध यानी कि कितने महाजनपद थे? 16। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो सबसे शक्तिशाली मगध थे, याद रखेंगे। और प्रभावशाली राज्य के रूप में ये मगध जो है ना ये उभरा और आगे चलकर लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने भारत के राजनीतिक, अगर पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक विशाल और संगठित साम्राज्य के यानी साम्राज्य व्यवस्था की नींव रखी। इतिहास में एक विशाल और संगठित साम्राज्य व्यवस्था की नींव रखी गई। तो 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने? तो याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, है ना। कौन थे? बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पुत्र का नाम था क्या? तो अशोक महान, यानी कि अशोक, जिन्होंने धम्म की जो है ना शुरुआत किए थे। तो ये सब बातों को जो है ना आगे जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखेंगे आगे की पॉइंट, आगे क्या है? वैदिक संस्कृति का विकास। वैदिक संस्कृति का विकास में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत हो जाने के बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता का बच्चों? तो वैदिक सभ्यता। याद रखेंगे इस काल की जीवन प्रणाली मुख्य रूप से गांवों पर आधारित थी, इसलिए इसे ग्रामीण जीवन से जुड़ी सभ्यता माना जाता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये शहरीय सभ्यता थी, लेकिन वहीं अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखेंगे ये, इसे जो है ना ग्रामीण जीवन से जुड़ी सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता आर्य समुदाय द्वारा स्थापित और विकसित की गई थी। तो याद रखेंगे वैदिक सभ्यता जो है ना ये ग्रामीण सभ्यता थी और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना आर्य समुदाय के द्वारा की गई थी और इसका समकाल लगभग, इसका समय काल की अगर बात करें तो इसके समय काल आर्य समुदाय ने जो स्थापना किए थे कौन सी सभ्यता का? तो वैदिक सभ्यता। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप लोग वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाए और आपको फिर इस वीडियो के बाद किसी दूसरे किताब में या किसी दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व
हड़प्पा संस्कृति यानी कि नगर आधारित सभ्यता का नामकरण आधार माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का समय काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है ना। और इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ये वैदिक सभ्यता की जितनी भी जानकारी है ये सब ये वैदिक सभ्यता की पूरी जानकारी का स्रोत कौन है तो वेद है ना। किससे जानकारी मिलेगा? वेद से जानकारी मिलेगा, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, याद रखेंगे। इसे कई इतिहासकार ग्रामीण सभ्यता के रूप में भी वर्णित करते हैं, इसे ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। इस काल में लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा संस्कृत थी। तो याद रखेंगे बच्चों कि इस काल में यानी वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में ये कौन सी भाषा का? तो संस्कृत भाषा का जो है ना ये प्रयोग किया जाता था इस समय में। तो इस काल में लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी, याद रखेंगे। आप पूरी तरीके से वीडियो को देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको दूसरी वीडियो में या किसी किताब में फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वैदिक साहित्य प्राचीन वैदिक परंपरा के 4 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। प्राचीन वैदिक के परंपरा के कितने? तो 4 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, याद रखेंगे 4। कितने? तो 4 माने जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है ना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, याद रखिएगा, है ना। साथ ही साथ में आप लोग नोट डाउन अगर करते हुए चलते हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखेंगे जनपद शब्द यानी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जन शब्द का अर्थ होता है लोग या समाज। जन शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोग या समाज। पद शब्द का अर्थ होता है स्थान, क्षेत्र या निवास भूमि, इसीलिए इसका नाम यानी जनपद। जन का मतलब लोग है ना, और पद का मतलब स्थान या निवास की भूमि, यानी लोगों की रहने की जगह कह सकते हैं। जन यानी कि लोग और पद यानी कि निवास यानी लोगों को रहने की जगह यानी जनपद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा इसे। जनपद का आशय भूभाग से है। जनपद का आशय उस भूभाग से है जहां कोई समुदाय अस्थायी रूप से निवास करता हो, अर्थात जनता का निवास क्षेत्र हो। जनता का निवास क्षेत्र जो होता है वही जनपद का आशय का होता है, वही जनपद होता है। बच्चों याद रखेंगे इसे, मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, आप लोग इसे पूरी तरीके से देखिएगा। आपको तैयारी मैं वादा कर रहा हूँ कि 100% कंप्लीट करा दिया जाएगा यहीं पास में, आपको दूसरे वीडियो में जाने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासनिक अर्थ में अगर बात करें तो जनपद यानी कि जिला और महाजनपद यानी कि राज। तो जनपद मतलब क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। और महाजनपद यानी कि राज यानी कि स्टेट, याद रखेंगे इसे, ठीक है। 16 महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे? इससे पहले भी बतलाए हैं, महाजनपद की संख्या कितनी? 16। महाजनपद कितने थे? 16। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय एक निर्णायक काल माना जाता है। इसे एक निर्णायक पूर्व के काल इसे माना जाता है, याद रखेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय को निर्णायक काल माना जाता है। इस दौर में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिले हैं। धातु में विशेष रूप से लोहा और चांदी का प्रयोग बढ़ने लगा इस काल में। कब? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहा और चांदी का प्रयोग बढ़ने लगा, जिससे कृषि, व्यापार और युद्धक तकनीक भी बढ़ने लगी, है ना। खेती करने के लिए लोहे का फाल का प्रयोग होने लगा था, जिससे खेती और भी अच्छी तरीके से होने लगी थी। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। और इसी कालखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक विचार का प्रसार हुआ, जिसने समाज की सोच को नई दिशा दी। समाज की सोच को जो है ना नई दिशा इसी से मिला है। कौन से धर्म से? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ना ये यानी कि क्या? तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नए धार्मिक विचार का प्रसार हुआ, जिससे समाज में जो है दिशा दी, समाज को जो है ना नई दिशा देखने के लिए मिले। तो याद रखेंगे इसे। धार्मिक
ग्रंथों में उल्लेख की अगर बात करें तो बौद्ध और जैन परंपरा के प्रारंभिक ग्रंथ में महाजनपद नाम से कुल 16 बड़े राज्य का उल्लेख मिलता है। कितने? 16 का। तो बौद्ध और जैन परंपरा के अनुसार कितने? तो 16 बड़े राज्य की जानकारी मिलता है, यानी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथ से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी महाजनपद समान शक्तिशाली महत्व के नहीं थे। कुछ ही ऐसे जनपद थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली माने जाते थे। तो प्रमुख जनपद की बात कर लेंगे, अब थोड़ा सा देख लेंगे कि जनपद कौन कौन से सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण थे। तो विभिन्न ग्रंथ में जिन राज्यों के बार बार उल्लेख मिलता है, विभिन्न प्रकार के जितने भी प्राचीन ग्रंथे हैं, उनमें जिन राज्यों का बार बार लिखावट मिलती है, उल्लेख मिलता है, उनमें प्रमुख रूप से ये नाम आते हैं। पहले कौन से आते हैं? तो ये जनपद में वज्जी, मगध, कोसल, काशी, कुरु, गंधार, अवंती और पंचाल। तो याद रखेंगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल जो है ना 8 राज्यों के बारे में, यानी कि कुल जो है 8 महाजनपद की जानकारी जो है ना विभिन्न ग्रंथ में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग 8 महाजनपद को याद रख लीजिएगा, ठीक है। पूरे ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आपको दूसरी जगह पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनसे यह संकेत मिलता है कि ये राज्य राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य दृष्टि से अधिक प्रभावशाली थे। सैन्य दृष्टि से क्या थे? तो अधिक जो है ना प्रभाव वाले थे, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, बहुत सारे क्षेत्रों पे पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। और शासन प्रणाली की अगर बात करें तो अधिकांश महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जहां सत्ता राजा के हाथ में रहती थी। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जो है ना महाजनपद में जो है, चाहे मगध की ही अगर बात कर ले तो इसमें जो है ना क्या था? तो इसमें राजतंत्रात्मक शासन था, यानी राजा के हाथ में पूरी सत्ता होती थी। कुछ क्षेत्रों में गणराज्य प्रणाली भी विकसित हुई थी, जहां शासन कई प्रमुख व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता था। तो याद रखेंगे गणराज्य प्रणाली का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिनमें प्रमुख बहुत सारे व्यक्तियों का समूह मिलकर के जो है ना शासन करता हो। ये संचालित किया गया था कि बहुत सारे प्रमुख व्यक्तियों के समूह के द्वारा शासन होता था। ये कुछ क्षेत्र में ही ऐसे देखने के लिए मिले थे, लेकिन अधिकतर क्षेत्र में कोई एक ही राजा हुआ करता था, याद रखेंगे इसे। और ऐसे राज्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित ना होकर एक परिषद या समूह में निहित होती थी। समूह मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में जो है ना ये होता था, बहुत सारे लोगों को बीच में जो है ये देखने के लिए मिलते थे। समूह में जो है ना लोग शासन किया करते थे। और प्रशासनिक संरचना की अगर बात करें तो प्रत्येक महाजनपद की एक प्रमुख राजधानी होती थी। जितने भी जो है महाजनपद थे, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, है ना। अभी के राज्य की अगर देखते हैं तो अभी के राज्य में जो है ना राजधानी है कि नहीं? सभी राज्य की जो है ना अलग अलग राजधानियां हैं। जैसे बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार की राजधानी तो पता ही होगा आपको। तो बिहार की राजधानी कहाँ है? आप लोग बिहार की राजधानी को कमेंट करके वीडियो में बतलाएंगे, है ना। पहला प्रश्न आपके लिए है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। और प्रत्येक महाजनपद की एक प्रमुख राजधानी होती थी। राजधानी को या मजबूत दुर्गों और प्रचारों से सुरक्षित किया जाता था। जो राजधानी जो थी उसके चारों तरफ से जो है ना दीवार खड़ी कर दी जाती थी, ताकि जो है ना वो पूरी तरीके से मजबूत रहे। और राज्य की आय का प्रमुख स्रोत व्यापारियों और कृषकों से वसूला गया कर होता था, जिससे शासन प्रशासन चलता था। मतलब यह है कि राज्य को चलाने के लिए जो भी पैसे लगते थे, जो भी खर्च हुआ करता था, जो भी आय होता था, वो आय का प्रमुख स्रोत आय आता कहाँ से था? तो व्यापारियों और यानी कृषकों, व्यापारियों और किसानों से जो है ना कर के रूप में जो है ना वसूल किया जाता था इनकम, उसी से जो है ना राज्य को चलाया जाता था। तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो इस तरीके से शासन प्रशासन चलता था वहां पास में। और मगध महाजनपद की अगर बात कर लें तो ऐतिहासिक स्थिति में मगध का सबसे बड़ा जो है ना स्थान देखने के लिए मिलता है। 16 महाजनपद में मगध का स्थान सबसे प्रमुख माना जाता है। सबसे प्रमुख महाजनपद कौन सा? तो सबसे प्रमुख महाजनपद मगध। सबसे प्रमुख कौन? तो मगध को याद रखेंगे, मगध सबसे प्रमुख महाजनपद माना जाता था। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड में यह राज्य राजनीतिक
सैन्य और प्रशासनिक दृष्टि से सबसे अधिक सशक्त थे, सबसे अधिक सशक्त बनकर उभरा। सबसे अधिक सशक्त मतलब सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनपद के रूप में अगर कोई उभरा है तो वो है मगध। कौन सा? तो याद रखेंगे, तो वो मगध महाजनपद है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। पूरी तरीके से वीडियो को एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि आपको दूसरी जगह पर तैयारी करने के लिए नहीं जाना पड़े, कहीं भी दूसरी वीडियो में भटकना नहीं पड़े। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे, ठीक है। देखते हैं आगे। और धीरे धीरे मगध एक छोटे क्षेत्रीय राज्य से बढ़कर एक विस्तृत साम्राज्य के रूप में विकसित हो गया। ये मगध पहले से जो है ना छोटी सी जो है एक क्षेत्रीय राज्य थी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ करके जो है ना विशाल साम्राज्य में परिवर्तन हो गया। और इस साम्राज्य के संगठित स्वरूप के नींव में राजा बिंबिसार के शासन काल में पड़ी थी। तो याद रखेंगे कि राजा बिंबिसार को याद रखना है, राजा बिंबिसार के शासन काल में पड़ी थी। साम्राज्य के संगठित स्वरूप कब बढ़ गया था मगध साम्राज्य का? तो बिंबिसार के शासन काल में। बच्चों याद रखिएगा इसे, ठीक है। राजा बिंबिसार हर्यक वंश, है ना। राजा बिंबिसार कौन सा वंश के थे? तो याद रखेंगे हर्यक वंश के थे। और राजा बिंबिसार जो है ना इनके शासन काल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजा बिंबिसार के शासन काल को याद रखिएगा। मेरे प्यारे भाई प्यारी बहन, आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो राजा बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे और इनका राजा बिंबिसार का शासन काल कब से कब तक माना जाता है? तो लगभग 544 ईसा पूर्व से 494 ईसा पूर्व तक इसे माना जाता है। 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्रशासनिक योगदान की अगर बात करें कि राजा बिंबिसार का प्रशासनिक योगदान क्या था, तो बिंबिसार ने मगध को एक संगठित और अस्थायी शासन व्यवस्था प्रदान की, है ना। बिंबिसार ने मगध को एक संगठित और अस्थायी शासन व्यवस्था प्रदान किया। किसने? बिंबिसार ने, ठीक है। उन्होंने विभिन्न जनजातीय क्षेत्र और छोटे राज्यों को जोड़कर एक एकीकृत राज्य संरचना तैयार किया। बिंबिसार के ही द्वारा विभिन्न जितने भी जनजातीय क्षेत्र और छोटे राज्य थे सबको जोड़ करके एक कर दिया गया और एक करके राज्य संरचना तैयार कर दिया। किसके द्वारा? तो राजा बिंबिसार के द्वारा। राजा बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 491। राजा बिंबिसार कौन सा वंश के थे? हर्यक वंश के थे, है ना। याद रखेंगे इसे, ठीक है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि उनके शासन में अनेक ग्राम और क्षेत्रों को मिलाकर एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई बनाई गई थी। तो किसके शासन काल में? राजा बिंबिसार के शासन काल में, याद रखिएगा, राजा बिंबिसार के शासन काल में। और राजधानी व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रारंभ में गिरिवीर यानी कि क्या, प्रारंभ में जो है ना गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को राजधानी के रूप में विकसित किया गया और बाद के काल में राजगिरी को एक सुरक्षित और संगठित शासकीय केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो मगध का जो है ना पुराना पहले राजधानी कहाँ था? तो याद रखेंगे मगध की पहली राजधानी राजगिरी थी, जिसे आज हम लोग जो है ना राजगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये मगध की पहली राजधानी थी, याद रखेंगे इसे। अब इस मगध में धार्मिक और सामाजिक संबंध कैसा था? तो बिंबिसार का काल गौतम बुद्ध के समय का था। बिंबिसार का समय किसके? तो गौतम बुद्ध के समय का था और जिससे बौद्ध परंपरा से उनके घनिष्ठ संबंध माने जाते हैं। तो बिंबिसार का संबंध कौन सा धर्म से थे? तो बिंबिसार का संबंध ज्यादातर बौद्ध धर्म से जो है ना देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बिंबिसार का काल जो है ना वो गौतम बुद्ध के समय का था। इसलिए बिंबिसार में को जो है ना कौन सा धर्म से रिलेटेड माना जाता है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में जो है ना उनका संबंध बहुत ज्यादा माना जाता था। किसे? तो बिंबिसार का। कौन सा वंश के थे? हर्यक वंश का, याद रखेंगे। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षण किया, है ना, संरक्षण दिया। किसने? बिंबिसार ने, याद रखेंगे इसे, है ना। पूरे ध्यान से देखिएगा आप लोग वीडियो को। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया और विभिन्न राजवंशों से रिश्ते स्थापित कर उन्होंने मगध की राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ किया। ठीक है, किसने? बिंबिसार ने। मतलब ये कि विभिन्न यानी कि अलग अलग
राजवंशों से रिश्ता स्थापित किया, अलग अलग राज के वंश से रिश्ता बनाए और उन्होंने मगध की राजनीतिक स्थिरता को और भी मजबूत कर दिया। ठीक है, अब शासन का अंत देखेंगे कि बिंबिसार जो हर्यक वंश के शासन है, इसका ये अंत कैसे हुआ था। तो याद रखेंगे कि ये अंततः बिंबिसार का शासन उत्तराधिकार संघर्ष के कारण समाप्त हो गया। उत्तराधिकार, बिंबिसार का जो शासन जो था ये तो पूरी तरीके से चल ही रहा था, ठीक है, पूरी तरीके से चल ही रहा था, लेकिन ये बिंबिसार का शासन उत्तराधिकार जो है ना, उत्तराधिकारी कौन होता है, जैसे मानिए कि अभी जो है ना बिंबिसार है, ठीक है, बिंबिसार जो है ना शासक है, बिंबिसार राजा है, और बिंबिसार के बाद जो है ना इनका कोई पुत्र जो है ना वो यानी कि क्या शासक राजा बन जाएंगे। तो ये जो है ना पिता के बाद पुत्र को जो है ना क्या तो शासन करना, ये पिता के बाद पुत्र या कोई दूसरे व्यक्ति को जो है ना राजा बनाया जाता है, तो वही उत्तराधिकारी होता है। तो उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण ये समाप्त हो गया और उनके पुत्र अजात शत्रु को सत्ता में आने के साथ ही सत्ता में परिवर्तन देखने के लिए मिल गए। तो पहले जो बिंबिसार जो शासक जो थे और बिंबिसार के बाद जो है ना उत्तराधिकारी में संघर्ष हुआ और इसके कारण से सत्ता जो है ना ये समाप्त हो गई। ठीक है, बिंबिसार का सत्ता अब क्या हो गया, तो बिंबिसार का सत्ता अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि बिंबिसार के बाद बिंबिसार के पुत्र जो थे अजात शत्रु, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, अजातशत्रु, और अजातशत्रु अब सत्ता में आने के साथ ही सत्ता में परिवर्तन हो गया। पहले कौन थे, तो पहले बिंबिसार थे, याद रखेंगे, हर्यक वंश के पहले कौन थे, बिंबिसार। फिर बाद में बिंबिसार के बाद जो है ना इसमें उत्तराधिकारी चेंज होता है, तो बिंबिसार का पुत्र जो है ना वो क्या, तो बिंबिसार के पुत्र जो है ना वो उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी कि उसके बिंबिसार के बाद राजा बनते हैं, और बिंबिसार के बाद बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु जैसे ही राजा बनते हैं वैसे ही जो है ना सत्ता में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1, और मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। तो और पार्ट 2 में अगले बार जो है ना अजातशत्रु के बारे में पूरे आसान तरीके से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए और आपको बाहर से याद करने की जरूरत ना पड़े, आपको वीडियो में ही पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये चैप्टर समाप्त होगा, उसके बाद VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न और VBI सब्जेक्टिव प्रश्न को भी क्लियर करेंगे। आपको तैयारी की मैं वादा करता हूँ कि 100% बेहतर बना करके ही जाएंगे। बस आपको खाली करना यह है कि आपको मेरे साथ समय देना पड़ेगा, ताकि मैं आपको जो है ना 95% अंक जो है ना दिलवा सकूं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो अपलोड करने का समय है शाम के 6:30 पर। आपको इस चैनल पे नए वीडियो देखने के लिए रोजाना मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, है ना, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में।